शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के एक सैनिटोरियम से, जिसे कि आमतौर पर मेंटल हॉस्पिटल भी कहा जा सकता है। लेकिन ये सैनिटोरियम कोई मामूली सैनिटोरियम नहीं था जहां पर नॉर्मल पेशेंट रहते हो, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सारे पेशेंट किसी साइको क्रिमिनल से कम नहीं थे। और ये सारी बातें डॉक्टर चार्ली मिसेस एना को बताते हुए रूटीन चेकअप के लिए सेल के अंदर आता है। तभी अचानक से एक पेशेंट मिसेस एना के बालों को कसकर पकड़ लेता है, जिसके अंदर से वो उनकी हेयर पिन को निकाल कर अपने पास ही रख लेता है। ये देखकर डॉक्टर चार्ली मिसेस एना को यहाँ पर अलर्ट रहने को बोलता है। इसके बाद वो उन्हें इस सैनिटोरियम के सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पेशेंट के पास लेकर आता है, जो कि तीनों आपस में भाई होते हैं। और इन्हें देखकर मिसेस एना डॉक्टर चार्ली से पूछती हैं कि ये तीनों तो बच्चे हैं, इनसे क्या ही खतरा होगा किसी को। तो डॉक्टर चार्ली एना को बताता है कि इन्हें बच्चा समझने की गलती कभी मत करना। जब ये हमें पहली बार मिले थे तो इन तीनों ने अपने ही माँ बाप को जान से मारकर उन्हें खा रहे थे। फिर डॉक्टर चार्ली इन भाइयों का नाम बताता है, थ्री फिंगर, जो कि इन तीनों भाइयों में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। और इसका नाम थ्री फिंगर इसलिए है क्योंकि भूख लगने पर इसने अपनी ही 2 उंगलियां खा ली थी। और ऐसे ही दूसरे भाई का नाम वन आई, जो कि भूख लगने पर अपनी ही एक आंख निकालकर उसे खा गया था। और सबसे बड़े भाई का नाम सौतूत, जो कि हमेशा अपने दांतों को दीवारों पर घसकर उसे शार्प करने की कोशिश करता रहता है। इसलिए डॉक्टर्स को इसके मुंह पर लोहे का मास्क लगाना पड़ा ताकि ये फिर किसी को ना काट सके। खैर, अब इसके बाद डॉक्टर चार्ली और मिसेस एना यहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाते ही वो पेशेंट जिसने मिसेस एना के बालों से हेयर पिन को निकाला था, वो उस हेयर पिन की हेल्प से सेल के लॉक को खोलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन क्योंकि वो ज्यादा स्मार्ट नहीं था, इसलिए वो सेल के लॉक को नहीं खोल पाता। वहीं ये तीनों भाई उसे ऐसा करते हुए देख रहे थे। तो थ्री फिंगर उससे हेयर पिन मांगता है, तो ये आदमी हेयर पिन को थ्री फिंगर की तरफ फेंक देता है। और थ्री फिंगर इस हेयर पिन की हेल्प से एक ही ट्राई में सेल का लॉक खोल देता है। फिर जैसे ही ये तीनों सेल के बाहर आते हैं, वो सबसे पहले मेन गेट के सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उसे खा जाते हैं। इसके बाद वो कंट्रोल रूम में जाकर सभी पेशेंट के सेल के लॉक को भी खोल देते हैं। और अब जो इस सैनिटोरियम में होने वाला था, वो हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। वन आई मिसेस एना को पकड़कर ऑपरेशन रूम में लेकर आता है। फिर ये तीनों भाई मिलकर उसे एक के बाद एक इतने सारे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिसकी वजह से उसका दिमाग पिघलकर उसके मुंह से बाहर आने लगता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले जो ये लोग डॉक्टर चार्ली के साथ करने वाले थे। इन तीनों भाइयों ने डॉक्टर चार्ली के दोनों हाथों और पैरों को लोहे की कांटेदार फेंसेस से बांध कर एक बटन प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर चार्ली के हाथों और पैरों में बंधे हुए लोहे की फेंसेस टाइट होने लगती हैं। और देखते ही देखते डॉक्टर चार्ली के हाथ और पैर उनके बॉडी से अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी भी मौत हो जाती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट 30 साल आगे, जहां पर हम 9 कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं, जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में अपनी स्नो मोबाइल पर आइस स्केटिंग का मजा ले रहे थे। मगर ये लोग एंजॉय करते हुए जंगलों में काफी अंदर आ जाते हैं और ये सभी फ्रेंड्स रास्ता भी भटक जाते हैं। और अब बहुत जल्द ही बर्फीला तूफान भी आने वाला होता है, इसलिए ये सभी डिसाइड करते हैं कि इन्हें वापस पीछे जाना चाहिए, जिस रास्ते ये लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन किस्मत इनका साथ नहीं देती और अंधेरा हो जाता है। साथ ही तूफान आने की वजह से टेम्परेचर और भी ज्यादा नीचे गिर जाता है और इन्हें काफी ज्यादा ठंड भी लगने लगती है। तभी इन्हें अपने सामने एक बिल्डिंग दिखाई देता है, जो कि वही सैनिटोरियम होता है जिसके अंदर वो तीनों भाई अभी भी रहते हैं। खैर, अब ये सभी फ्रेंड्स अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, जहां आकर इन्हें ये पता चलता है कि ये कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि सालों पुराना मेंटल हॉस्पिटल है। फिर ये सभी फ्रेंड्स आग जलाकर आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं कि चलो आखिरकार हमें रात गुजारने के लिए इतनी अच्छी जगह मिल गई। तभी विक्टर अपने सभी फ्रेंड से माफी मांगता है कि उसकी वजह से वो सभी रास्ता भटक गए। फिर वो कहता है कि कल सुबह होते ही वो सभी वापस अपने कैंप की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन इन सभी को ये बात नहीं पता थी कि आज की रात इनकी आखिरी रात है, क्योंकि ये लोग कल की सुबह कभी नहीं देख पाएंगे। खैर, अब ये सभी फ्रेंड रात को सोने की बजाय इस पूरे हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने लगते हैं। और ऐसे ही घूमते घूमते ये लोग एक केबिन के अंदर आते हैं, जहाँ पर इन्हें पीने के लिए एक ड्रिंक की बोतल मिलती है, जो कि लगभग 30 साल पुरानी थी। विक्टर तुरंत बोतल ओपन करके ड्रिंक पीने लगता है। तभी विंसेंट को टेबल पे पड़ी हुई एक फाइल मिलती है, जिसे देखकर उन्हें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर बहुत ही
ही खतरनाक पेशेंट को लोगों से दूर रखा जाता था और उनका इलाज करने की कोशिश की जाती थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर हम उन तीनों भाइयों को देखते हैं जो कि किसी की लाश को घसीटते हुए हॉस्पिटल के अंदर लेकर आ रहे होते हैं, जिसका मतलब ये था कि ये तीनों भाई इतनी देर से अपने खाने की तलाश में हॉस्पिटल के बाहर गए हुए थे। खैर, इस तरफ हॉस्पिटल के अंदर केनी, जेना और मैक्स जनरेटर ढूंढ रहे थे ताकि वो लोग हॉस्पिटल की लाइट ऑन कर सके। तभी कोई उनके सामने भागकर गुजरता है, जिसे देखकर तीनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जेना को लगता है कि सामने कोई भूत है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ती। इसलिए मैक्स जेना और केनी को पीछे ही रुकने का बोलकर खुद आगे देखने जाता है और एक कमरे के अंदर जाकर वो जोरों से चीखता है। मैक्स की चीखें सुनकर जेना और केनी भी डर जाती हैं, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करते हुए आगे देखने के लिए जाती हैं। तो मैक्स उन्हें अचानक से डरा देता है, जिस बात से जेना और केनी दोनों ही मैक्स से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती हैं और वो यहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि वन आई उन पर नजर रख रहा था। वहीं मैक्स जेना को मनाने के लिए अकेले ही हॉस्पिटल के अंदर जनरेटर को ढूंढने लगता है और उसे जनरेटर भी मिल जाता है, जिसे ऑन करने पर पूरे हॉस्पिटल की लाइट आ जाती है। इसके बाद भी ये लोग सुकून से नहीं बैठते। लाइट आने के बाद ये लोग पूरे हॉस्पिटल को अपने सर के ऊपर उठा लेते हैं। ये लोग यहाँ पर पार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं, मगर इन्हें ये बात नहीं पता थी कि दीवारों के पीछे से कोई उन्हें छुपकर देख रहा था अपने खाने की नीयत से। खैर, अब ये सभी लोग घूमते घूमते हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में आते हैं, जहाँ पर इन्हें एक टेप मिलता है जिसे विंसेंट प्ले करता है। और अब इन लोगों को इस हॉस्पिटल की असली सच्चाई पता चलती है कि यहाँ पर पेशेंट को ठीक करने के बहाने उन्हें टॉर्चर किया जाता था। और ये फुटेजेस देखकर लॉरा को कुछ कुछ याद आने लगता है। फिर वो अपने सभी फ्रेंड्स को बताती है कि मुझे याद आ गया कि ये कौन सी जगह है। इसके बाद वो कहती है कि ये वही सैनाटोरियम है जहाँ पर उन तीनों भाइयों का इलाज करने के बहाने उन्हें सबसे ज्यादा टॉर्चर किया गया था। फिर एक दिन किसी तरह वो लोग आजाद हो गए, जिसके बाद उन तीनों भाइयों ने मिलकर इस पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर और पेशेंट को जान से मारकर उनकी लाशों को महीनों तक खाया था। लेकिन लॉरा की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता और ये सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। पर मैक्स को अभी भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अकेले ही हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पे पड़ती है जो कि विंडो के पास बैठकर सामने की ओर देख रहा था। मैक्स को लगता है कि ये आदमी कोई चोर है जो कि शायद यहाँ पर चोरी करने के लिए आया था, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो इस आदमी को हाथ लगाता है, उसकी बॉडी जमीन पर गिर जाती है। और इससे पहले मैक्स कुछ समझ पाता, सॉटूथ एक नीडल मैक्स के मुंह में घुसा देता है, जिससे तुरंत ही मौके पर ही मैक्स की मौत हो जाती है। इसके बाद सॉटूथ मैक्स की बॉडी को घसीटते हुए अपने साथ एक कमरे के अंदर ले जाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और ये सभी लोग अपनी नींद से जाग जाते हैं, लेकिन इन्हें कहीं पर भी मैक्स दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही इन सभी का सामान भी गायब था, जो कि रात के वक्त उन तीनों भाइयों ने कहीं पर छुपा दिया था। विक्टर और बाकी सभी को लगता है कि मैक्स फिर से उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है और उसने ही हम सभी का सामान कहीं पर छुपा दिया है। इसलिए ये सभी दो दो के ग्रुप में बंटकर मैक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हॉस्पिटल के ऊपर के फ्लोर को चेक करने जाते हैं और कुछ लोग हॉस्पिटल के बेसमेंट में। लेकिन बेसमेंट के अंदर इन्हें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसकी उम्मीद ये लोग यहाँ पर नहीं कर रहे थे। यहाँ पर इन्हें काफी सारे हथियार देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऊपर के फ्लोर पर विंसेंट को विंडो पर खून लगा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर ये सभी काफी टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए ये सभी वापस ऑडिटोरियम में इकट्ठा होते हैं, जहां विंसेंट विक्टर को बताता है कि उसने विंडो पर किसी का खून लगा हुआ देखा है। इस तरफ केनी मैक्स को ढूंढते हुए किचन के अंदर आती है, जहाँ पर वो सॉटूथ को देखती है, जो कि मैक्स के बॉडी के टुकड़े कर रहा था। साथ ही वो मैक्स की उंगलियों को कच्चा ही चबा जाता है। और अब ये देखकर केनी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत भागकर अपने बाकी दोस्तों के पास आती है और उनसे कहती है कि वो लोग हमें जान से मार देंगे। तभी अचानक से मैक्स के जैकेट में उनके सामने कुछ आकर गिरता है, जिसे खोलने के लिए जेना आगे बढ़ती है तो उसके अंदर उन्हें मैक्स का कटा हुआ सर पड़ा हुआ मिलता है। और तभी अचानक से सारा के गले में फेंसेस को फंसाकर ये तीनों भाई उसे ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं। ये देखकर विक्टर सारा को बचाने के लिए उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और देखते ही देखते सारा का
सर उसके तन से जुदा हो जाता है। और ये देखकर अब ये सभी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और चीखते चिल्लाते हुए हॉस्पिटल के बाहर भागते हैं ताकि वो जल्दी से अपनी स्नो मोबाइल लेकर यहाँ से भाग जाएं। लेकिन उनकी स्नो मोबाइल का इंजन ही स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि उन तीनों भाइयों ने इन सभी की स्नो मोबाइल का स्पार्क प्लग पहले ही निकाल लिया था ताकि ये लोग यहाँ से ना भाग सके। और अब इन लोगों के पास अपनी जान बचाने के लिए दूसरा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर ये लोग बाहर रहे तो ठंड से इनकी मौत हो जाएगी, और अगर ये लोग हॉस्पिटल के अंदर गए तो वो तीनों भाई इन्हें जान से मार देंगे। तभी लॉरा डिसाइड करती है कि वो स्की करते हुए रोड तक जाएगी और किसी को मदद के लिए यहाँ पर लेकर आएगी। और ये काम सिर्फ लॉरा ही कर सकती थी, क्योंकि वो स्की चैंपियन थी और वो इन सभी में से सबसे अच्छी तरह स्की करना भी जानती थी। खैर, लॉरा के जाने के बाद बाकी लोगों के पास अंदर जाने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये सभी खुद को हॉस्पिटल के अंदर एक कमरे के अंदर लॉक कर लेते हैं। लेकिन इन सभी के पास हथियार के नाम पर कुछ भी नहीं होता जिससे कि ये खुद को प्रोटेक्ट कर सके अगर उन तीनों भाइयों में से कोई भी उन पर हमला करने के लिए यहाँ पर आया। पर जैसा कि इन्होंने देखा था कि बेसमेंट के अंदर काफी सारे हथियार रखे हुए थे जिससे कि ये खुद को डिफेंड कर सकते हैं, इसलिए विक्टर, विंसेंट और डेनियला वहाँ जाकर हथियार लाने का फैसला करते हैं। बाकी सभी यहाँ पर रुककर उनके आने का इंतजार करते हैं। वहीं किचन में हम थ्री फिंगर को देखते हैं जो कि सारा के बॉडी के टुकड़े कर रहा था, लेकिन सॉटूथ को सब्र नहीं हो रहा था। वो सारा को कच्चा ही खाना चाहता था। दूसरी तरफ जब ये लोग बेसमेंट के पास जा रहे होते हैं तभी थ्री फिंगर कुल्हाड़ी लेकर उनका पीछा करने लगता है। तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से केज के अंदर आकर गेट को लॉक कर लेते हैं और वहीं पर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ वन आई गेट को तोड़ने के लिए बाहर से होल करता है और वो जेना के बालों को कसकर पकड़कर उसे बाहर खींचने लगता है। जेना की जान बचाने के लिए केनी चाकू से वन आई के हाथों पर हमला करती है जिससे कि वो उन्हें अभी के लिए यहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाता है। वहीं बेसमेंट में छुपे हुए लोग हथियार लेकर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन विंसेंट को सॉटूथ रास्ते के बीच में ही पकड़ लेता है। और जब विक्टर और डेनियला कमरे के अंदर वापस आते हैं तब उन्हें ये रियलाइज होता है कि विंसेंट उनके साथ यहाँ पर नहीं आया है। वहीं किचन के अंदर ये तीनों भाई मिलकर विंसेंट को टेबल से अच्छी तरह बांध देते हैं। इसके बाद ये लोग जो विंसेंट के साथ करते हैं वो बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग होता है। ये लोग विंसेंट को जिंदा ही काटने लगते हैं और उसके मीट के छोटे छोटे पीसेस करके ऑयल में फ्राई करके खाने लगते हैं। वहीं कमरे के अंदर इन सभी को विंसेंट की चीखें सुनाई देती हैं, तो ये लोग विंसेंट को बचाने के लिए किचन की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन अब फिर से बहुत देर हो चुकी थी। इन तीनों भाइयों ने विंसेंट के बॉडी के काफी सारे हिस्से को काट कर उसे खा चुके थे, पर फिर भी विंसेंट अभी भी किसी तरह जिंदा था और वो लगातार अपनी मौत के लिए ऊपर वाले से दुआ मांग रहा था, क्योंकि वो और ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इतना सब करने के बाद भी सॉटूथ का मन नहीं भरता और वो एक टूल की हेल्प से विंसेंट के लीवर को खींचकर बाहर निकाल देता है, जिससे तुरंत ही विंसेंट की मौत हो जाती है। और ये सब विक्टर भी छुपकर देख रहा था, लेकिन वो अकेला विंसेंट को बचाने की हिम्मत नहीं कर पाता, इसलिए वो वापस बाकी लड़कियों के पास आता है और वो उन्हें सारी बात बताता है कि किस तरह उन तीनों भाइयों ने विंसेंट की बॉडी को काट काट कर ऑयल में फ्राई करके खा रहे हैं। जिसके बाद ये सभी फैसला करते हैं कि ये लोग साथ मिलकर उन भाइयों पर हमला करेंगे। वहीं किचन के अंदर वन आई विंसेंट की उंगलियों को काट कर खा रहा था, लेकिन एक उंगली उसके गले में अटक जाती है। तो थ्री फिंगर और सॉटूथ अपने भाई की मदद करते हैं। तभी अचानक से ये सभी इन भाइयों पर हमला कर देते हैं और उन्हें भगा भगा कर सेल के अंदर लाकर लॉक कर देते हैं, जिस सेल के अंदर ये लोग 30 साल पहले बंद थे। इसके बाद वेक्टर इन तीनों भाइयों को जलाकर जान से मारने वाला होता है, जो कि मेरी नजर में बहुत ही अच्छा काम करने जा रहा था, क्योंकि इन तीनों भाइयों ने न जाने कितने मासूम लोगों को जान से मारकर उन्हें खाया होगा। लेकिन तभी जेना के अंदर की इंसानियत जाग जाती है और वो ये बात भूल जाती है कि किस तरह इन तीनों भाइयों ने उसके कितने सारे फ्रेंड्स को मौत के घाट उतार दिया है, और वो विक्टर को इन्हें जिंदा जलाकर जान से मारने से रोक लेती है। और मजबूरन विक्टर को भी जेना की बात माननी पड़ती है और यहाँ पर इन लोगों ने अपनी जिंदगी की आखिरी गलती कर दी थी।
इसके बाद जेना, केनी, लीजा और डेनियला स्नोमोबाइल के स्पार्क प्लग को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं और विक्टर इन पर नजर रखने के लिए यहाँ पर ही रुकता है। लेकिन रात के बीच में विक्टर की आंख लग जाती है, तो मौके का फायदा उठाते हुए थ्री फिंगर उसी हेयर क्लिप से सेल का लॉक खोलता है जिस हेयर क्लिप से उसने सालों पहले इसी सेल का लॉक खोला था। फिर जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं, सौतूत विक्टर का गला पकड़ लेता है। अब थोड़ी देर बाद जेना विक्टर को चेक करने के लिए आती है, तभी अचानक से हॉस्पिटल की लाइट ऑफ हो जाती है और ऐसा होता देख जेना बहुत डरने लगती है और वो अपने आप को दिलासा देते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो सेल के पास आती है तो वो देखती है कि वहाँ ना तो वेक्टर होता है और ना ही सेल के अंदर वो तीनों भाई। ये देखकर जेना भागकर बाकी लड़कियों के पास आती है और वो सभी को बता देती है जो कुछ उसने अभी देखा था। तभी एक आदमी जिसकी सारी उंगलियां कटी हुई थी और उसने मास्क पहना हुआ था, वो लड़खड़ाते हुए गेट के पास आता है। ये देखकर ये लड़कियां डर जाती हैं और इन्हें लगता है कि ये आदमी उन तीनों भाइयों में से कोई एक भाई है जो कि इन्हें यहाँ पर मारने के लिए आया है। लेकिन कोई अंधा भी ये देखकर बता देगा कि ये आदमी विक्टर है। खैर, ये सभी लड़कियां बिना सोचे समझे चाकू से इस आदमी पर हमला कर देती हैं और ये लोग तब तक इस आदमी को चाकू मारती रहती हैं जब तक इस आदमी की मौत नहीं हो जाती। फिर जब जेना इस आदमी के चेहरे से उसका निकाब हटाती है, तब इन्हें पता चलता है कि अरे ये तो विक्टर है। और बेचारा विक्टर इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उन भाइयों ने उसकी जबान काट ली थी। इन लड़कियों को देखकर मुझे यहाँ पर वो वाला लाइन याद आता है, वुमेन। खैर, तभी अचानक से ये तीनों भाई एक लंबी सी चेन सॉ लेकर इन्हें मारने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। तो ये लड़कियां भागते हुए उस कमरे में पहुंच जाती हैं जहां पर उनका जरूरी सामान उन भाइयों ने छुपा कर रखा था। फिर ये लड़कियां जल्दी से अपनी जैकेट पहनकर यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। लेकिन क्योंकि ये हॉस्पिटल मेंटल हॉस्पिटल था, इसलिए यहाँ की सारी विंडो पर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन सीट लगी हुई थी। इसलिए ये लड़कियां जल्दी से खुद को एक कमरे में लॉक करती हैं और विंडो तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बनाने की कोशिश करती हैं। क्योंकि बाहर काफी ज्यादा बर्फ जमी हुई थी, इसलिए डेनियला को बर्फ खोदकर रास्ता बनाना पड़ रहा था। वही थ्री फिंगर गेट को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को ही चोट पहुंचा लेता है। इस तरफ डेनियला हॉस्पिटल के बाहर निकल जाती है। जेना और कैनी भी उसी रास्ते जल्दी से बाहर आ जाती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों लीजा बहुत डर रही थी और वो आधे रास्ते ही वापस हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है। इतनी ही देर में सौतूत ने गेट को तोड़ दिया था और वो चेन सॉ को लीजा के अंदर घुसा देता है, जिससे तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ जेना, कैनी और डेनियला ही जिंदा बची हुई थी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए पैदल ही जंगल की ओर भागने लगती हैं। लेकिन ये तीनों भाई इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। ये उनकी स्नोमोबाइल से उनका ही पीछा करने लगते हैं और वन आई कैना को पकड़ लेता है और वो अपनी स्नोमोबाइल कैना के ऊपर चढ़ाकर चला देता है, जिससे कैना का कीमा बन जाता है और इतनी भयानक तरीके से उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं डेनियला और जेना एक जगह पर छुप जाते हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि जेना अकेले ही भाग रही थी। तो वन आई जेना को मारने के लिए आता है। तभी अचानक से डेनियला वन आई पर हमला करके उसे स्नोमोबाइल से नीचे गिरा देती है और हमें ये पता चलता है कि ये तो बस इनका एक प्लान था ताकि ये अपनी स्नोमोबाइल हासिल कर सके। फिर ये दोनों बहुत खुशी से अपनी स्नोमोबाइल लेकर यहाँ से जाने लगती हैं और इन्हें लगता है कि इनकी जान बच गई, लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। तभी एक झटके में इन दोनों का सर कट के हवा में उड़ जाता है, जो फेंसेस वायर इन तीनों भाइयों ने हॉस्पिटल के चारों तरफ लगाए हुए थे। इसके बाद थ्री फिंगर आता है और वो डेनियला और जेना के कटे हुए सर को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। वहीं हम लॉरा को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठे ही बैठे ठंड की वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन दुख की बात तो ये कि रोड उसके सामने ही था, पर शायद लॉरा को रात के अंधेरे में वो दिखाई ना दिया हो और वो थक हार कर यहाँ पर बैठ गई। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, जान ले ली। इसके बाद हमें कुछ महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर वेस्ट वर्जीनिया में ही फेरी लेक नाम का टाउन होता है और यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी। फिर एक दिन हैलोवीन की नाइट उन तीनों भाइयों ने इस टाउन के सभी लोगों पर हमला कर दिया और उन सभी को जान से मारकर उन्हें खा गए। और मरे हुए लोगों की याद में यहाँ के लोग टाउन में उन तीनों भाइयों जैसा कॉस्ट्यूम पहनकर घूमते हैं और ये सारी बातें न्यूज रिपोर्टर कैलिन हमें बता रही थी। इसके बाद हम 5 और कॉलेज फ्रेंड्स को देखते हैं
बिली, उसकी गर्लफ्रेंड लीटा, साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड जूलिना और पॉल जो कि सिंगल है, और ये सभी फेरी लेक के हैलोवीन फेस्टिवल में जाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं हम न्यूज रिपोर्टर कैलिन को देखते हैं जो कि न्यूज कवर करने के बाद जंगलों में जॉगिंग करने के लिए जाती है, तो वो अपने सामने वन आई को खड़ा हुआ देखती है, लेकिन कैलिन उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। तभी अचानक से सॉटूथ कैलिन का रास्ता रोकता है। दरअसल हैलोवीन फेस्टिवल होने की वजह से यहाँ के सभी लोग इसी तरह के भयानक कॉस्ट्यूम में घूम रहे थे, इसलिए कैलिन को लग रहा था कि ये लोग उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, और लास्ट में थ्री फिंगर कैलिन का रास्ता रोकता है जो कि उसे आगे तो जाने नहीं देने वाला था। कैलिन गुस्से में थ्री फिंगर को अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है, तो वो कैलिन की वो उंगली ही काट देता है जो उंगली वो उसे दिखा रही थी। खैर कैलिन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है। तभी वहाँ पर मेनआर्ट नाम का एक आदमी आता है जो कैलिन की मदद करता है और उसे वो झाड़ियों के पीछे छुपा लेता है। फिर जैसे ही ये तीनों भाई वहाँ से चले जाते हैं तो मेनआर्ट कैलिन को बाहर आने को बोलता है। कैलिन को लगता है कि मेनआर्ट अच्छा आदमी है जो कि उसने उसकी जान बचाई, लेकिन वो गलत थी। तभी मेनआर्ट कुल्हाड़ी से कैलिन पर हमला करके उसे जान से मार देता है, क्योंकि वो भी इन तीनों भाइयों से मिला हुआ था और वो भी इन्हीं की तरह इंसानों का मांस खाता है। दरअसल सैनाटोरियम वाले कांड के बाद इन तीनों भाइयों ने हॉस्पिटल छोड़ दिया था और वो इस टाउन में आ गए जहाँ वो मेनआर्ट से मिल गए, और ये लोग उसी के साथ उसी के घर में रहते हैं। खैर इसके बाद थ्री फिंगर कैलिन के बॉडी के टुकड़े करने लगता है। तभी यहाँ पर मेनआर्ट आता है और वो इन तीनों भाइयों पर गुस्सा करने लगता है कि ये लोग किसी को भी जान से मारने के बाद वहाँ से सबूत नहीं मिटाते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उन्हीं पांचों फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि हैलोवीन फेस्टिवल के लिए फेरी लेक टाउन की तरफ जा रहे होते हैं, और तभी इनकी कार के सामने मेनआर्ट आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में इनकी कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन खुशनसीबी से उनमें से किसी को भी चोट नहीं आती और सभी की जान बच जाती है। लेकिन मेनआर्ट सड़क पर ऐसे पड़ा हुआ था कि जैसे इन्होंने अपनी कार से उसे हिट किया हो। फिर भी ये लोग उसे देखने के लिए पास आते हैं। फिर जैसे ही साइमन मेनआर्ट को उठाने के लिए उसे हाथ लगाता है तो मेनआर्ट उस पर चाकू से हमला कर देता है। तो ये तीनों फ्रेंड्स मिलकर उसे पीटने लगते हैं, और ये सब कुछ पेड़ के पीछे से छुपकर ये तीनों भाई भी देख रहे थे। फिर जैसे ही थ्री फिंगर हमला करने वाला होता है तभी यहाँ पर शेरिफ एंजिएला और डिप्यूटी केविन आ जाते हैं और वो इन सभी को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाने लगते हैं। फिर एंजिएला डिप्यूटी केविन को यहाँ पर रुकने को बोलती है जब तक टो ट्रक यहाँ पर नहीं आ जाती इनकी कार को टो करने के लिए। इसके बाद जैसे ही एंजिएला इन सभी को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है तो केविन यहाँ पर अकेला हो जाता है, और मौके का फायदा देखकर ये तीनों भाई पागलों की तरह केविन पर टूट पड़ते हैं और उसे जान से मारकर खा जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में ये सभी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि इनकी कार से एंजिएला को ड्रग्स मिलता है, इसलिए वो इन्हें जेल में मेनआर्ट के साथ लॉक कर देती है। लेकिन साइमन सारा इल्जाम अपने सर के ऊपर ले लेता है और वो कहता है कि वो ड्रग्स मेरा था और मेरे बाकी फ्रेंड्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए एंजिएला उसके बाकी फ्रेंड्स को छोड़ देती है। इसके बाद ये चारों टाउन में ही रूम बुक कर लेते हैं रात गुजारने के लिए। वहीं पुलिस स्टेशन में जब एंजिएला क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि मेनआर्ट बहुत पुराना क्रिमिनल है जिसके ऊपर काफी सारे मल्टीपल क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए थे और वो 30 सालों से पुलिस से छुपकर रह रहा था, जिसके बारे में वो अपने सीनियर को कॉल करके बता देती है और वो लोग कल सुबह मेनआर्ट को लेने के लिए आने वाले थे। इस पर मेनआर्ट एंजिएला से कहता है कि तुम कल सुबह तक जिंदा ही नहीं रहोगी। तभी अचानक से पूरे टाउन का सिग्नल कट हो जाता है क्योंकि इन तीनों भाइयों ने नेटवर्क टावर को ही गिरा दिया था, जिससे कि टाउन में कोई भी मदद के लिए किसी को कॉल ना कर सके। इसके बाद ये तीनों सीधा टाउन के पावर प्लांट में आते हैं जहां से पूरे टाउन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती थी। फिर सॉटूथ वहां की मशीन को खराब करके पावर कट करने की कोशिश करने लगता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें वहां पर रोकने के लिए आता है तो ये तीनों भाई मिलकर उसे ट्रांसफार्मर के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है और इस सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो जाती है। साथ ही पूरे टाउन का पावर कट भी हो जाता है। इस तरफ जूलिना साइमन को खाना देने के लिए अकेले ही पुलिस स्टेशन जाने लगती है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात होती है थ्री फिंगर से, जो कि जूलिना का पीछा करने लगता है और वो जूलिना के पेट में चाकू मार देता है। फिर थ्री फिंगर जूलिना की पेट की इंटेस्टाइन को बाहर निकालकर बड़े ही प्यार से उसे ही खिलाने लगता है, जिससे जूलिना की मौत हो जाती है। वहीं होटल के अंदर बिली और लीटा
साथ में इंटीमेट हो रहे थे, इसलिए पॉल उन्हें प्राइवेसी देने के लिए रूम के बाहर आ जाता है और वो जस्ट वहाँ से ही गुजरता है जहाँ पर रोड की दूसरी साइड थ्री फिंगर जुलीना को खा रहा था, लेकिन वो उसे नहीं देख पाता और पुलिस स्टेशन जाने लगता है साइमन से मिलने के लिए। थोड़ी देर बाद पॉल पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है जहाँ पर उसे जुलीना कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो पॉल साइमन से पूछता है कि जुलीना कहाँ पर है, तो साइमन कहता है वो तो यहाँ पर आई ही नहीं। ये सुनकर पॉल को जुलीना की चिंता होने लगती है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन में ही रुक के जुलीना के आने का इंतजार करने लगता है। वहीं होटल के अंदर हम बिली को देखते हैं जो कि सोफा पर बैठकर आराम कर रहा था और लीटा नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है। तभी बाहर कोई गेट नॉक करता है तो बिली चेक करने के लिए जाता है तो सॉटूथ उसके सामने खड़ा हुआ था और साइड में वन आई छुपा हुआ था। फिर ये दोनों बिली को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। बिली की चीखें वॉशरूम के अंदर लीटा भी सुन लेती है तो वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर भागने लगती है, लेकिन सॉटूथ उसे पकड़ लेता है तो लीटा अपनी जान बचाने के लिए सॉटूथ को चाकू मारकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के गेट पर भी कोई नॉक करता है। पॉल और साइमन को लगता है कि ये जरूर जुलीना होगी, लेकिन एंजेलिना जब गेट खोलती है तो वहाँ पर उसका हस्बैंड होता है जो कि अपनी वाइफ के लिए खाना लेकर आया था। एंजेलिना जल्दी से खाना लेकर अपने हस्बैंड को घर भेज देती है क्योंकि उसे यहाँ पर खतरा महसूस हो रहा था। इस तरफ ये तीनों भाई बिली को टॉर्चर करने की तैयारी कर रहे होते हैं। पहले तो ये लोग बिली के पैरों को अच्छी तरह बांध देते हैं, फिर ये तीनों मिलकर बिली के पैरों पर हथौड़े मार मार कर उसके पैरों का कीमा बना देते हैं। इसके बाद ये लोग बिली को पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक कर यहाँ से चले जाते हैं। पॉल उसकी चीखें सुनकर बिली को पहचान जाता है और वो एंजेलिना के साथ बिली की मदद करने बाहर आता है। तभी अचानक से ये तीनों अपनी ट्रक से बिली को कुचलकर यहाँ से भाग जाते हैं और बिली की भी मौत हो जाती है। एंजेलिना अपनी पिस्टल से उन पर गोलियां चलाती है, लेकिन मेरी नजर में यहाँ पर गोली चलाने का कोई सेंस ही नहीं बनता क्योंकि वो लोग ट्रक के अंदर यहाँ पर आए थे और ट्रक के अंदर ही वो लोग यहाँ से वापस गए। खैर बिली का इतना बुरा हाल देखकर पॉल उल्टी करने लगता है। अब ये सब देखने के बाद एंजेलिना साइमन को सेल के अंदर से बाहर निकाल देती है। फिर वो पॉल, साइमन और एक कैदी को शॉटगन देती है और उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर ही रहकर अपना ख्याल रखने को बोलती है। इसके बाद वो सीधा एक दूसरे स्टोर के अंदर आती है और जनरेटर स्टार्ट करके रेडियो ऑन करती है और बैकअप टीम को यहाँ पर भेजने को बोलती है। लेकिन जिस आदमी से एंजेलिना का कॉल कनेक्ट हुआ था वो एंजेलिना की किसी भी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि हैलोवीन फेस्टिवल होने की वजह से कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर लीटा आती है तो ये कैदी लीटा को उन तीनों भाइयों में से कोई एक समझकर उस पर गोली चला देता है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि लीटा को गोली नहीं लगती और साइमन जल्दी से लीटा को पुलिस स्टेशन के अंदर ले लेता है। वहीं गोली की आवाज सुनकर एंजेलिना तुरंत पुलिस स्टेशन के अंदर आती है और अब इतना टाइम बीत जाने के बाद भी जुलीना यहाँ पर नहीं पहुँची थी तो साइमन को अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है और वो खुद अकेला ही बाहर जाने वाला था ताकि वो उसे ढूंढ सके। लेकिन एंजेलिना उसे बाहर जाने से मना करती है, लेकिन फिर भी साइमन नहीं मानता तो एंजेलिना अपनी शॉटगन साइमन को देती है। फिर पॉल और साइमन दोनों ही मिलकर जुलीना को ढूंढने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन थ्री फिंगर उन्हें छुपकर देख रहा था। फिर जैसे ही साइमन को जुलीना की लाश रोड पर पड़ी हुई मिलती है उसका दिल टूट जाता है और वो बहुत रोता है। तभी थ्री फिंगर यहाँ पर आ जाता है तो ये लोग उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन ये तो बस इन भाइयों की एक चाल थी उन्हें पकड़ने के लिए और उनका प्लान कामयाब भी हो जाता है। फिर जब साइमन और पॉल को होश आता है तो वो लोग खुद को एक खाली प्लेग्राउंड में पाते हैं। साइमन को उन भाइयों ने जिंदा ही जमीन के अंदर गाड़ दिया था और बस उसका सर ही बाहर निकला हुआ था और पॉल के पैरों में चेन बनी हुई थी ताकि वो यहाँ से ना भाग सके। तभी साइमन अपने सामने थ्री फिंगर को देखता है जो कि ग्रास कटर मशीन लेकर सीधा उसकी तरफ ही आ रहा होता है। पॉल साइमन को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इतने कम टाइम में कितनी ही मिट्टी खोद लेता। खैर फिर थ्री फिंगर पहले साइमन के सर के चीथड़े उड़ाता है, इसके बाद वो पॉल को थोड़ा भगाकर उसके साथ मजे लेता है। फिर वो उसका भी कीमा बना देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में एंजिएला इस कैदी को अपनी कार देती है ताकि वो टाउन के बाहर जाकर बैकअप टीम को यहाँ पर मदद के लिए लेकर आए, क्योंकि वो मेनार्ड को लीटा के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। वहीं ये कैदी
कैदी हाईवे तक पहुंच जाता है, लेकिन वो इन भाइयों के ट्रैप से नहीं बच पाता और उसकी कार लोहे के फेंसेस के नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद ये तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास ही एक शॉप के अंदर लेकर आते हैं और उसे जिंदा ड्रम के अंदर सील पैक करके नीचे आग लगा देते हैं और फिर उसके चारों तरफ एलपीजी सिलेंडर रखकर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। वहीं पुलिस स्टेशन के अंदर एंजिएला भी इस कैदी की चीखें सुन लेती है, तो वो उसे बचाने के लिए जाती है और वो जैसे ही शॉप के पास आती है तभी अचानक वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे एंजिएला बहुत दूर जाकर गिरती है और वो बेहोश हो जाती है और अब पुलिस स्टेशन के अंदर सिर्फ लीटा ही बची हुई थी। तो मेनार्ड उसे एक ऑफर देता है कि तुम सेल का लॉक खोल दो और मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा और मैं अपने लड़कों से भी ये कह दूंगा कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ दें। खैर लीटा को मेनार्ड पर यकीन तो नहीं करना चाहिए था, पर उसके पास दूसरा कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो मेनार्ड के सेल के लॉक को खोल देती है और जैसे ही मेनार्ड बाहर निकलता है वो अपना असली रंग दिखाता है। वो एक पेन की हेल्प से लीटा की दोनों आंखों को फोड़ देता है। लीटा की चीखें सुनकर एंजिएला को होश आ जाता है। तभी मेनार्ड वहां आता है और वो एंजिएला को गोली मारने वाला था, लेकिन उससे पहले ही एंजिएला उसे गोली मार देती है। इसके बाद एंजिएला पहले लीटा को संभालती है और उसे पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर जाती है। फिर वो मेनार्ड को भी पकड़कर वापस सेल के अंदर लॉक कर देती है। फिर एंजिएला पुलिस स्टेशन के बाहर आती है, जहां पर वो अपने हस्बैंड की कार को खड़ा हुआ देखती है, लेकिन असल में ये भी उन भाइयों का एक खतरनाक ट्रैप था। कार के अंदर उसका हस्बैंड फ्रंट सीट पर बंधा हुआ बैठा था और उसके पेट पर एक चाकू लगा हुआ था, जो कि कार के गेट से जुड़ा हुआ होता है। फिर जैसे ही एंजिएला अपने हस्बैंड को बचाने के लिए कार का गेट खोलती है, ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और चाकू उसके पेट को बुरी तरह चीर देता है और उसकी सारी इंटेस्टाइन बाहर आने लगती हैं। तभी अचानक से थ्री फिंगर अपनी ट्रक से एंजिएला के हस्बैंड के कार को टक्कर मार देता है, लेकिन एंजिएला किसी तरह बच जाती है और वो थ्री फिंगर के पैरों पर गोली चला देती है, पर थ्री फिंगर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। इसके बाद जब एंजिएला को होश आता है तो वो खुद को सेल के अंदर बंधा हुआ पाती है। वहीं ये तीनों भाई पुलिस स्टेशन को आग लगाने की तैयारी कर रहे थे। इधर लीटा डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगती है, लेकिन बिना दिखाई दिए वो कहाँ तक जाएगी। खैर मेनार्ड एंजिएला को मरने के लिए दो ऑप्शन देता है, या तो वो आग में जलकर तड़प तड़प कर मर जाए या फिर वो अपने मुंह में लगे हुए गन को फायर करे, जिसका ट्रिगर उसके पैरों से अटैच था। इसके बाद मेनार्ड पुलिस स्टेशन में आग लगा देता है। फिर वो इन तीनों भाइयों के साथ ट्रक में बैठकर यहाँ से चला जाता है। वहीं एंजिएला आग में जलकर मरने से अच्छा अपने पैरों में अटैच गन के ट्रिगर को दबा देती है और उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि लीटा अभी भी जिंदा है, जो कि रोते हुए रोड पर जा रही थी। तभी उसे अपने पीछे कार आने की आवाज सुनाई देती है, जो कि उन तीनों भाइयों का ट्रक होता है। ये लोग अपनी ट्रक यहाँ पर रोकते हैं और थ्री फिंगर बड़े ही प्यार से लीटा को ट्रक के अंदर मेनार्ड के पास बैठा देता है और जैसे ही मेनार्ड लीटा को हेलो बोलता है, लीटा चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म।